अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये हमारे करंट अफेयर्स के नए सेशन की जो है वो पहली क्लास है। और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके CSS 2025 के लिए जो है वो जिनको हाईली एंटिसिपेट किया जा रहा है। मतलब ये वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपका पेपर जो है वो बनने के कभी चांसेस हैं। अब जो बेटा पहला टॉपिक आपका है वो है, ये जरा अवॉइड करें बेटा इस तरह की लाइनें शाने मारना। हमारा टॉपिक है ड्रामेटिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन बांग्लादेश। बेसिकली ये टॉपिक जो है आपके करंट अफेयर्स के हिसाब से भी, पाकिस्तान अफेयर्स के हिसाब से भी और इंग्लिश एसए के हिसाब से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी देखें, पाकिस्तान अफेयर्स और इंग्लिश एसए के पर्सपेक्टिव से भी देखें। बेटा बांग्लादेश 1971 को पाकिस्तान से टूट कर जो है वो एक अलग मुल्क बना। इससे पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था और आपको वो तमाम हिस्ट्री पता है जिनको बेस बनाकर जो है वो ईस्ट पाकिस्तान मार्जे वजूद में आया था। बांग्लादेश जो है वो मार्जे वजूद में आया था। और बहुत सालों तक बहुत सालों तक ये बिटर फीलिंग्स पाकिस्तान और बंगालियों के बीच में रही। और 1974 में जाकर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया। बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करने के बाद अगले 50 साल तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कुछ खास अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। बहुत बिटर और बहुत ही जो है वो क्या कहते हैं, लेस इंटरेस्टेड, किसी किस्म के कोई स्ट्रॉन्ग या एक वेलकमिंग ताल्लुकात पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान नहीं रहे। लेकिन फिर 2024 में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई। उन डेवलपमेंट्स ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो फॉरेन रिलेशंस हैं, जो ताल्लुकात हैं, उनको टोटली तब्दील कर दिया। ना सिर्फ ताल्लुकात को तब्दील किया बल्कि उसका इम्पैक्ट आपके पेपर के क्वेश्चंस के ऊपर भी जो है वो जाने लगा। मैं आपको उसकी एक एग्जांपल देता हूं। रिसेंटली 11 सितंबर 2024 को बांग्लादेश में पहली दफा कायदे आजम का 76वां योम वफात जो है वो मनाया गया। ये पहली दफा हुआ। वहां पर नवाब सलीमुल्लाह खान एकेडमी के अंदर, नवाब सलीमुल्लाह खान वो है जिनके घर पे मुस्लिम लीग की 1906 में बुनियाद पड़ी थी। वहां पर कायदे आजम का पहली बार जो है वो यौम वफात सेलिब्रेट किया गया। बल्कि उन वहां पर यह भी कहा गया कि पाकिस्तान जो आज मारज़े वजूद में है या पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पे मौजूद में है, उसकी वजह एक्चुअली बंगाल के लोग हैं। क्योंकि पंजाब केपी के ये वो लोग थे जो कि पार्टीशन के खिलाफ थे। यहां पर प्रॉपरली पार्टीशन की फेवर नहीं थी, ना पंजाब में इतनी ज्यादा और ना ही केपीके में इतनी ज्यादा। बंगाल हो गया, यूपी हो गया, ये वो सूबे थे जहां पर जो है वो आपकी जो है वो फ्रीडम मूवमेंट सही मायने में चली थी। पाकिस्तान का केस इन्होंने लड़ा था। 1937 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें हिंदुस्तान के जो 11 सूबे थे, 11 में से सिर्फ एक सूबे के अंदर मुस्लिम लीग ने हुकूमत बनाई थी, वो बंगाल था। तो वो कहते हैं कि असल मायने में जो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस है वो बंगाल की वजह से है। सो कायदे आजम जितने पाकिस्तान के हैं उतने ही हमारे हैं। ये मोहब्बत कायदे आजम की अचानक कैसे जाग गई उनके अंदर। फिर उसी तरह ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ दिफाई एग्रीमेंट करने चाहिए, डिफेंस एग्रीमेंट करने चाहिए पाकिस्तान के साथ। बल्कि पाकिस्तान को इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स, पर्टिकुलरली गौरी का नाम उन्होंने लिया, वो बांग्लादेश में इंस्टॉल करे ताकि हम इंडियन थ्रेट को जो है वो हैंडल कर सके। और इस चीज पे सिर्फ बात नहीं हुई, वहां पर बैठी ऑडियंस ने बहुत ज्यादा तालियां बजाई और बहुत ज्यादा इस चीज को इनकरेज किया, इस चीज को अप्रिशिएट किया, विच शोज कि बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है उनके अंदर एंटी इंडिया और प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट्स बड़ी ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। ये मोहब्बतें ये मोहब्बतें, ये चाहतें अचानक से कहां से सामने आ गई। अच्छा, एक और बात भी, हम लोग हमेशा यही बात करते आए कि 1971 के 70-71 के जो इलेक्शंस हुए थे
उसमें जो है वो जो क्या कहते हैं शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अपनी पॉपुलैरिटी की बेस पे जीती। ये जो नवाब सलीमुल्लाह खान एकेडमी के अंदर जो कायदे आजम का यौम वफात मनाया गया, वहां से ये भी तासुर गया कि जो 1970-71 के इलेक्शंस हुए और उसमें शेख मुजीबुर रहमान को एक वाजे बढ़तरी 160 सीटों की 162 में से बढ़तरी मिली। उनका मानना यह है कि वहां पर शेख मुजीबुर रहमान ने धांधली की। शेख मुजीबुर रहमान ने वोटर्स को डराकर धमकाकर गायब करके जबरदस्ती कुछ या रिश्वत देकर किसी भी तरीके से वोटर्स को अपनी तरफ मतवज्जा किया। अब ये एक नया पैरामीटर उसी बांग्लादेश से आया है जिसके बारे में हम खुद पढ़ते आए हैं कि पाकिस्तान ने उनके साथ ज्यादतियां की, लेकिन अब वो खुद इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। फिर आपने वहां पर कुछ इमेजेस भी देखे ऐसे। जी बच्चे, वो कायदे आजम को अपना फाउंडिंग फादर उन्होंने इस दफा जो पहला आपका ये जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, ये देखें, ये उस एकेडमी की पिक्चर मैंने निकाली हुई है पहले ही ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। ये नवाब सलीमुल्लाह खान एकेडमी, वहां पर जो है वो 76 जो है वो डेथ एनिवर्सरी कायदे आजम की मनाई गई है। फिर कुछ इमेजेस ऐसे आए हैं जो बहुत हिला देने वाले हैं। शेख मुजीबुर रहमान, जिसको वो अपना फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, उसके गले में पिक्चर्स आपको नजर नहीं आ रही बेटा? लेट मी शो यू। अभी नजर आ रही है पिक्चर्स आप लोगों को? अभी आप लोगों को नजर आ रही है? गुड। बेटा ये आप देखिए जरा गौर से, ये नवाब सलीमुल्लाह खान एकेडमी के अंदर 76 कायदे आजम की डेथ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की जा रही है। और उसके बाद कुछ ऐसे इवेंट्स पिक्चर्स नजर आती हैं जैसे शेख मुजीबुर रहमान के गले में रस्सी डालकर उसको जो है वो उसके पुतले को गिराया जा रहा है। यहां पर देखें उसका फेस खराब कर दिया गया पुतले का। मिलिट्री जो कंटोनमेंट्स थे जहां पर शेख मुजीबुर रहमान के फोटोज लगे हुए थे उनको फाड़ दिया गया है। इवन जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी तमाम एम्बेसीज में कहा है कि आप शेख मुजीबुर रहमान का फोटो उतार दें। ही इज द फादर ऑफ द नेशन। ऐसा क्यों हो रहा है? ये देखें, इसको गर्दन क्रेन से इसकी जो है वो तस्वीरें तोड़ी जा रही हैं, इसको उठा उठा के फेंका जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है अचानक से? क्यों पाकिस्तान के लिए इतनी मोहब्बत और शेख मुजीबुर रहमान और ये जो आपकी जो है वो ये जो शेख फैमिली है इनसे इतनी नफरत क्यों इनके दिलों में आ गई है? 1971 में जब बांग्लादेश बना था ना, तो इंदिरा गांधी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि आज हमने जिना की टू नेशन थ्योरी को, आज हमने टू नेशन थ्योरी को जो है वो क्या कर दिया है। बेटा सिर्फ 1 मिनट दे मुझे। जी, इंदिरा गांधी ने कहा था कि आज हमने पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी को या कायदे आजम की टू नेशन थ्योरी को जो है वो बे ऑफ बंगाल में, खलीज बंगाल में जो है वो दफन कर दिया, गर्क कर दिया है। 50 साल के बाद, 50 साल 53-54 साल के बाद जो है वो आज वही जो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा था, वही लोग जिनके ऊपर बातें हो रही थी कि इनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, उन्हीं लोगों की बाकियात खत्म हो गई और जिना वहां पर मौजूद है। जिना वहां पर मौजूद है। वो इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो इंसाफ जरूर करता है, देर से करे बट करता जरूर है। तो ये जो है ना बांग्लादेश के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं। बांग्लादेश रिसेंटली, बांग्लादेश ने ये अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान से कुछ वेपन्स की डील की है। वेपन्स की डील किया है, वो पाकिस्तान से एक अच्छी तादाद में एमुनिशन खरीदने जा रहे हैं। और इस बात के भी कभी चांसेस है कि शायद बांग्लादेश चौथा मुल्क बन जाए पाकिस्तान के JF-17 थंडर खरीदने वाला। आजरबाईजान, नाइजीरिया और आपके इसके बाद क्या कहते हैं, एक और मुल्क भी था जिनसे नाम निकल के देखिए मेरे उसका।
इनके बाद बांग्लादेश आपका चौथा मुल्क बन सकता है पाकिस्तान के वेपन्स खरीदने वाला, और यह भी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अलोंग विद चाइना किसी किस्म का डिफेंस एग्रीमेंट भी कर लें, ताकि इंडियन थ्रेट को जो है वो हैंडल किया जा सके। तो ऐसा क्या हुआ, अब इस लेक्चर में हम लोगों ने यही देखना है। नहीं बच्चे, ब्राजील नहीं है, मैं मेरे जहन से उसका नाम ही देखे निकल गया है। म्यांमार, म्यांमार, बिल्कुल म्यांमार है, म्यांमार। म्यांमार आपका, आजरबाईजान, और तीसरा जो है वो नाइजीरिया। ये तीन मुल्क हैं जिन्होंने पाकिस्तान से GF-17 थंडर खरीदे। अब बच्चे हम लोग इसके ऊपर इस साल इस टॉपिक के ऊपर या इस पेपर से रिलेटेड जो है वो कौन से सवाल आ सकते हैं, कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक तो सवाल ये है कि बांग्लादेश के अंदर जो हुआ इसमें पाकिस्तान के लिए क्या लेसन्स मौजूद हैं। एक तो ये डोमेन बन सकती है कि पाकिस्तान के लिए क्या लेसन्स मौजूद हैं। दूसरी डोमेन ये बन सकती है कि बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। तीसरी ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश किस तरीके से 1971 की जो तल्ख यादें हैं उस चैप्टर को बंद करके आगे मूव करें, किस तरीके से मूव कर सकते हैं। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी पूछा जा सकता है कि इंडिया को क्या नुकसान हुआ, पाकिस्तान किस तरीके से इंडियन इन्फ्लुएंस को जो है वो कैसे खत्म कर सकता है। इस पर्सपेक्टिव में आपसे इस चीज या ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट फैक्टर्स लेड द डाउनफॉल ऑफ हसीनास रिजीम इन बांग्लादेश। शेख हसीना का जो रिजीम है वो किस तरीके से खत्म हुआ। तो आपसे मल्टीपल एंगल से सवाल पूछा जा सकता है। अगर बात हम करें करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के पर्सपेक्टिव में, इस बात के चांसेस बहुत कम है कि अब आपसे यह सवाल पूछा जाए कि ईस्ट पाकिस्तान अलहदा क्यों हुआ था, वो अब माजी हो गया। अभी जो नई डेवलपमेंट्स हैं, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स। अब हम जरा अपने टॉपिक पे बेटा वापस आ जाते हैं और अब हम ये डिस्कस करेंगे, आप लोगों ने गौर से सुनना है। यहां पर सबसे पहले जो मैं कॉज डिस्कस करूंगा दैट विल बी एन इमीडिएट कॉज। बहुत सारे, ये सिर्फ एक कॉज नहीं है। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद के डाउनफॉल की, जो उनकी 15 साल जो दौरे हुकूमत था, लगातार 4 दफा वो इलेक्शंस जीत के वजीर आजम बनी है, 5वीं दफा वो इलेक्ट हुए थे इस साल। तो कुछ तो उनके पास थी, तो इतनी जल्दी उनका डाउनफॉल कैसे हुआ, इसमें कोई एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो हम जो है वो इसके ऊपर बात करेंगे वन बाय वन। और देखिए बच्चे, जून 2024 के अंदर बांग्लादेश की यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने जो है वो बांग्लादेश के अंदर कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बांग्लादेश के अंदर इस कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया था, लेकिन दोबारा से इसको जो है वो 2024 में बहाल कर दिया गया। अब ये कोटा है क्या, ये कोटा सिस्टम बांग्लादेश के अंदर कैसे काम करता है, जरा यहां पे देख लें। ये बच्चे एक आपके सामने इमेज ओपन है जिसमें गवर्नमेंट सीट्स के ऊपर 30% कोटा दिया जाता है उन लोगों को जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने 1971 की वॉर लड़ी थी, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जिसके नतीजे में बांग्लादेश बना था। ये वो लोग हैं ज्यादातर जो कि अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। इनको और उसके इनके बाद इनके बच्चों को और इनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को 30% सीट्स गवर्नमेंट सेक्टर में दी जाएंगी। 10% कोटा जो है वो दिया जाएगा वुमेन को, 10% अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स को, 5% आपकी इंडिजिनस कम्युनिटी को, और 1% जो है वो डिसेबल लोगों को। एक बच्ची पूछ रही है कि सर ये ओपन एंगेजमेंट क्यों नहीं हो रही यहाँ पे डिबेट में। तो बेटा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि फिर हर कोई आपस में बातें करना शुरू कर देता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग आपस में बातें करें, आप मेरे साथ बात करें। इस तरह आपस में ही लोगों की डिस्कशन शुरू हो जाती है और ध्यान क्लास से हट जाता है। दैट्स वाई मैं क्लास में चैट जो है वो म्यूट करता हूँ या प्राइवेट करके रखता हूँ। तो ओवरऑल 56% सीट जो है वो कोटा के अंदर चली जाती है, और जनरल मेरिट पे या ओपन मेरिट पे सिर्फ 44 सीट्स हैं। अब बांग्लादेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1% जो है वो, बेटा आइडियाज आप पहले इधर से ले ले, बाद में उधर से चेक शेयर कर लेंगे। इसको चलने दे जैसे मैं चला रहा हूं।
5.1% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बांग्लादेश के अंदर। 5.1% का मतलब ये है कि वहां पर एक अच्छी खासी तादाद यूथ की बेरोजगार है, उनके पास करने को नौकरियां नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज, वहां पर इन्फ्लेशन बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है तो उसके लिए कारोबार चाहिए, नौकरी मिल नहीं रही, नौकरी आधे से ज्यादा तो कोटा बेस्ड लोग ले जाते हैं, तो मेरिट बेस्ड जॉब्स कब मिलेंगी। इस चीज को इंश्योर करने के लिए लोगों ने वहां पर, स्टूडेंट्स ने वहां पर जो है वो एहतजाज शुरू किया। ठीक है, कि ये 56% रिजर्व सीट्स को खत्म करके सिर्फ 5% तक लेके आया जाए। जो स्टूडेंट्स थे देवर डिमांडिंग, पहले तो उन्होंने कहा कि इसको बिल्कुल खत्म किया जाए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि चले इसको आप 5% तक जो है वो महदूद कर दें। लेकिन बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल उन स्टबन एटीट्यूड के साथ उन्होंने कहा कि जी इस चीज पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। ये एहतजाज बड़े पुरअमन थे, लेकिन हुकूमत का जो रिस्पॉन्स था इन एहतजाज को, इन प्रोटेस्ट को रोकने का, वो काफी ज्यादा वायलेंट था। ठीक है, नहीं नहीं, वो सारे के अगेंस्ट थे, 30 के भी अगेंस्ट थे, वो खवातीन को 10% दिए जाने के भी खिलाफ थे, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट को भी 10% दिए जाने के वो खिलाफ थे। वो कहते थे कि कोटा होना ही 5% चाहिए बस, बाकी 95% 93% जो है वो ओपन चलना चाहिए मामला। बहरहाल वापस आ जाए इधर लेक्चर पे। अब गवर्नमेंट ने इस एहतजाज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने वायलेंट तरीका अपनाया। जो शहरी थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो पहले ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे, और उन्हें हुकूमत का ये जो फोर्स का इस्तेमाल करना पसंद नहीं आया, तो उनके अंदर जो है वो एक गुस्सा बढ़ा, और यही जो प्रोटेस्ट, जो पीसफुल प्रोटेस्ट थे, ये वायलेंट प्रोटेस्ट में जो है वो कन्वर्ट हो गए। अब इसमें गवर्नमेंट ने एक और काम किया। गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज बंद कर दी, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए। इसके साथ साथ अवामी लीग का एक पॉलिटिकल स्टूडेंट विंग है जिसे छतरा लीग बोला जाता है, उन्होंने इन एहतजाज करने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर वायलेंस किया, इनके ऊपर गोलियां चलाई, इनके ऊपर छुरियां चलाई। इनके पास जहां पर भी इनको एहतजाज करते स्टूडेंट नजर आते थे, ये उन पे हमलावर होते थे, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हुए, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जख्मी हुए। ओवरऑल इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर 300 के करीब, 400 के करीब लोगों की जान गई। लेकिन गवर्नमेंट ने फिगर कम बताया, क्योंकि गवर्नमेंट ने सख्ती से हॉस्पिटल्स को यह गाइडलाइंस दी थी कि आपने एग्जैक्ट फिगर किसी को नहीं देना हमारी मर्जी के बगैर, जो हम कहेंगे वही फिगर देना है। तो कैजुअलिटीज की तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन हुकूमत ने 300-400 का फिगर बताया। जब इनसे भी छतरा लीग के जो ये जो स्टूडेंट्स थे, उनसे भी मामला काबू ना हुए, तो फिर इन्होंने वायलेंस के लिए फौज को बुला दिया, फौज को बुला लिया और पुलिस को बुला लिया। फौज और पुलिस को जो है वो ये ऑर्डर दे दिया गया कि आप शूट एट साइट कर्फ्यू लगाएं, मतलब कर्फ्यू लगा दें, और जो भी शख्स कर्फ्यू की वायलेशन करेगा उसे मौके पे ही आपने गोली मार देनी है। ठीक है, उसे आपने क्या करना है, मौके पे ही शूट कर देना है। सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया गया, सोशल मीडिया पे सैंक्शंस लगा दी गई, मीडिया को उसको जो है वो कंट्रोल कर लिया गया, जो जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स की फेवर में बात कर रहे थे उनको उठवा लिया गया। मतलब हर तरह से जो है वो, हर तरह से स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो वायलेंस किया गया। अगस्त 2 तक, 2 अगस्त तक बेटा, तकरीबन 215 लोग स्टूडेंट जो है वो मारे जा चुके थे, 20,000 के करीब जो है वो इंजर्ड हो चुके थे, और 11,000 के करीब जो है वो अरेस्ट हो चुके थे। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही थी कि अपने खिलाफ किसी किस्म की भी जो डिसेंट है, इख्तलाफ राय है, उसे फोर्स के जरिए दबा से। आप लोग मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या फोर्स के जरिए आप यूथ को, पब्लिक को चुप करा सकते हैं, जबरदस्ती ताकत से आप चुप करा सकते हैं आम आवाम को? नहीं करवा सकते। ये लेसन है साउथ एशियन कंट्रीज के लिए, जो ये समझते हैं कि हम पावर के थ्रू, हम सैंक्शंस के थ्रू, हम जो है वो किसी तरह की जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर पाबंदी लगाकर अगर किसी को जो है वो चुप करा सकते हैं, तो फिर वो गलत है। ये ज्यादा देर तक आप पब्लिक को रोक नहीं सकते। बहरहाल यूनिसेफ ने रिपोर्ट दी थी कि ये जो 300 से 500 लोग मरे, जिनकी इस सारी वायलेंट एक्टिविटीज में वफात हुई, उनमें 32 जो है वो बच्चे थे।
32 चिल्ड्रन थे, 32 बच्चे थे, बड़ों के साथ बच्चों को भी इन्होंने जो है वो मार दिया। और मैं जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया था, हुकूमत ने सख्ती से हॉस्पिटल्स को मना किया था। इवन जो सीसीटीवी फुटेजेस थी उनको कब्जे में ले लिया गया, जहां पर किसी को मारने की कोई सीसीटीवी फुटेज आ गई, हुकूमत ने वो अपने कब्जे में ले ली ताकि काउंट ही ना हो बंदा मर गया। और बहुत सारे विक्टिम्स ऐसे थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको आइडेंटिफाई किए बगैर दफना दिया गया, मारने के बाद उनको दफना दिया जाता था। ठीक है। अब जो हुकूमत थी, हुकूमत क्या कह रही थी, शेख हसीना वाजिद जो कि एक ऑटोक्रेट बन चुकी थी, शेख हसीना वाजिद एक डेमोक्रेटिक लीडर के तौर पे सामने आई थी, फौज के खिलाफ, फौज की डिक्टेटरशिप के खिलाफ ही आई थी, और खुद ही अथॉरिटेरियन रिजीम बना के बैठ गई। इसने कहा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, इसने कहा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, और ये जो बीएनपी खालिदा जिया जो जिनकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है उसके लोग हैं, इसमें जमाते इस्लामी के लोग हैं, एक्चुअली ये सारे के सारे रजाकार हैं। उसने रजाकार का लफ्ज यूज किया कि ये सारे रजाकार हैं, और ये जानबूझ के एक अच्छी हुकूमत को, एक चलती हुई हुकूमत को जो है वो गिराना चाहते हैं। अब बच्चे, रजाकार का मतलब क्या है? रजाकार हमारे पाकिस्तान में जैसे गद्दार कहा जाता है ना, वहां पर लफ्ज यूज किया जाता है रजाकार। रजाकार शो करता है कोई भी ऐसा पर्सन जो गद्दार हो, उसे जो है वो क्या कहा जाता है, उसे रजाकार कहा जाता है। ये वो लोग थे जिन्होंने 1971 की वॉर में पाकिस्तान का साथ दिया था, बांग्लादेश का साथ नहीं दिया था, बल्कि किसका साथ दिया था? पाकिस्तान का साथ दिया था। तो उनको रजाकार कहा गया। स्टूडेंट्स को इस बात पे भी गुस्सा आया, और उन्होंने इसको तंजिया तौर पे इसको अपने आप को रजाकार कहना शुरू कर दिया कि हाँ जी हम रजाकार हैं, मारो हमें। उन्होंने कहा कि ये तो मतलब जो हुकूमत है ये तो बिना, क्या कहते हैं, एक होता है ना लेवल इन गिरने का, उससे भी नीचे जा रहे हैं। तो वो बगावत पे आ गए, उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम रजाकार हैं, हमें मारो। और उसके बाद फिर उनकी डिमांड्स भी जो है वो चेंज होना शुरू हो गई। अब जरा मैं इनिशियल डिमांड्स बता दूं कि स्टूडेंट्स की इनिशियल डिमांड्स क्या थी। स्टूडेंट की जो इनिशियल डिमांड्स थी बेटा, उनमें जो पहली डिमांड थी वो थी कि कोटा सिस्टम को खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि एंड करें कोटा सिस्टम को, किसी किस्म का जो है वो कोटा नहीं होना चाहिए, ओपन मेरिट होना चाहिए। ये अनफेयर है कि आप किसी गवर्नमेंट के बच्चे को, किसी जो है वो फ्रीडम फाइटर के बेटे को या बेटी को, बगैर उसके अंदर टैलेंट है या नहीं है, इसको देखे बगैर आप उसको कोटा पे सीट दे रहे हैं। तो ये तो ज्यादती है उन लोगों के साथ जो कि मेहनत करते हैं, सारा साल पढ़ते हैं, और उनको जो है वो जॉब नहीं मिलती। तो इस कोटा को तो खत्म करें। उन्होंने दूसरी डिमांड की कि हाँ आप सिर्फ फेयर कोटा रखें माइनॉरिटी के लिए एंड डिसेबल्ड पर्सन के लिए। माइनॉरिटीज के लिए और डिसेबल्ड पर्सन के लिए जो है वो आप कोटा रखें, बाकियों के लिए कोटा खत्म कर दें। लेकिन वो भी कोटा आपने इतना रखना है कि जिससे बाकियों को नुकसान ना हो। अभी इनका 1-1% कोटा है। अभी बांग्लादेश में जो नया कोटा सिस्टम आया उसमें माइनॉरिटीज का और डिसेबल्ड का 1% कोटा रखा गया है। उन्होंने कहा कि इनको उतना ज्यादा कोटा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटीज में ज्यादा बड़ी माइनॉरिटी वहां पे हिंदू है, और वो 8% है बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन का। तो उन्होंने कहा कि इनको 1% सीट जो है वो, 1% सीट जो है वो क्या कहते हैं, देना बस काफी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हुकूमत एक नया कानून लाए जिसमें 5% कोटा जो है वो दिया जाए, कि ओवरऑल तमाम लोगों को, हर किसी को मिला के 5% कोटा जो है वो दिया जाएगा। और लास्ट चीज, लास्ट जब ये इनका क्या कहते हैं वायलेंस हुआ, हुकूमत ने डिमांड्स मानने से इनकार कर दिया, बल्कि उल्टा इनको जूता फेरने शुरू कर दिया। तो उसके बाद ये लोग वायलेंट हो गए, और इन्होंने अपनी डिमांड भी वायलेंट कर ली। इन्होंने सबसे पहले तो कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद जो है वो पब्लिक अपॉलोजी करें, पब्लिक में माफी मांगे। क्योंकि इसने जो काम किया, एक तो बच्चों पे इसने वायलेंस करवाया, दूसरा इसने मुहिब्बे वतन बंगालियों को रजाकार कहकर उनकी इंसल्ट की। उनको जो है वो गद्दार, गद्दार का, जैसे हमारे मुल्क में होता है, आप हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाए आपको गद्दार कहना शुरू कर देंगे। तो इनको जो है वो गद्दार कहना शुरू कर दिया। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि वो तमाम लोग, वो तमाम मिनिस्टर्स रिजाइन करें जिन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर वायलेंस करवाया। पर्टिकुलरली इन्होंने
होम मिनिस्टर का जिक्र किया, होम मिनिस्टर असदुज्जमा, और दूसरे थे रोड ट्रांसपोर्ट एंड ब्रिजेस के मिनिस्टर। उनको कहा कि आप लोग रिजाइन करें, क्योंकि इन्होंने जो है वो स्टूडेंट्स को, छतरा लीग के जो स्टूडेंट्स थे उनको मोटिवेट किया कि इनके ऊपर जाकर हमला करें। उसके बाद इन्होंने डिमांड की कि उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स को डिसमिस करें जिन्होंने स्टूडेंट्स के यूपर वायलेंस किया शेख हसीना वाजिद के कहने पे, और बिना किसी वजह के स्टूडेंट्स की किलिंग की है। उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स और वाइस चांसलर्स के जो है वो रेजिग्नेशन की डिमांड की, कि वो चांसलर्स, वो वाइस चांसलर्स जिन्होंने, जिनकी जिम्मेदारी थी स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना, ये स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहे, तो इनको भी अपने ओहदे से रिजाइन करना है। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो छतरा लीग है, ये जो अवामी लीग का शेख हसीना वाजिद की जो पार्टी थी उसका पॉलिटिकल स्टूडेंट ग्रुप था, उसके ऊपर बैन लगाया जाए। उसके बाद इन्होंने कहा कि वो तमाम लोगों को अरेस्ट किया जाए जिन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक किया था। फिर इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की। फाइनेंशियल सपोर्ट किन की? उन लोगों की जिनके बच्चे जख्मी हुए, जिनके बच्चे मारे गए, उनकी जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की। स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्टल रीओपन करने की बात की गई कि उनको रीओपन किया जाए। उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को विड्रॉ करें, पुलिस, आर्मी, इनको जो है वो फौरी तौर पे तालीमी इदारों से, यूनिवर्सिटीज से, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्टल से बाहर निकाला जाए। ठीक हो गया। तो ये इनकी कुछ डिमांड्स थी। अब बच्चे, क्या ये डिमांड्स मानी जा सकती थी? हसीना वाजिद पब्लिकली अपॉलॉजी अपॉलॉजी कर सकती थी? वो कभी भी ना करती, वो तो ढीठ औरत है। वो तो, उसने तो बंगाल के ऊपर जो है वो एक एक क्या कहते हैं, एक डिस्पोटिक रिजीम उसने बना के रखी हुई थी। उसने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में 600 के करीब लोगों को, उसके वालिद को मिला के और उसकी मिला के, उसकी जो पार्टी है, 600 लोगों को जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में वो मरवा चुकी है। 600 लोगों को, जितने भी उसके मुखालिफिन थे, खालिदा जिया हो गई, डॉक्टर यूनस, ये जो अभी प्रोफेसर यूनस है जो अभी वहां के चीफ एडवाइजर हैं बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के, इनके ऊपर करप्शन के केसेस लगवा के इनको 3-3 साल की कैद सजा दिलवाई। जमाते इस्लामी के ऊपर 2013 से पाबंदी लगाई थी कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। तो उसने कहा था कि सिर्फ वन पार्टी सिस्टम बना दो मेरे मुल्क को, इसलिए हर इलेक्शन में वो जीत जाती थी। और जो है वो कभी धांधली करके, और फौज उसके साथ थी। शुरू शुरू में फौज की सपोर्ट उसको हासिल थी, इस इलेक्शंस में भी ये माना जाता है कि फौज की सपोर्ट उसको हासिल थी, तभी वो इलेक्शन में जीती। अदरवाइज लोग उसको वोट नहीं देना चाहते थे, लोग उससे मुतनफिर हो चुके थे। बहरहाल, जब इसने इतनी सारा बातें, इतनी ज्यादा बातें की, तो लोग और ज्यादा जो है वो वायलेंट हो गए, और 3 अगस्त 2024 को जो है वो स्टूडेंट्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला दी कि हम हुकूमत के साथ कोई जो है वो कॉपरेशन नहीं करेंगे। हम हुकूमत के साथ किसी किस्म का कोई कॉपरेशन अब नहीं करेंगे। हमारी डिमांड ये है, सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड। उन्होंने कहा कि अब हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमारी सिर्फ एक डिमांड है, और वो ये है, रेजिग्नेशन ऑफ हसीना एंड हर इंटायर कैबिनेट। शेख हसीना वाजिद की और उसकी पूरी कैबिनेट की जो है वो छुट्टी की जाए, वो सारी रिजाइन करे, मुल्क के अंदर नए इंतखाबात हो। क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि शेख हसीना वाजिद, हालांकि एक मजे की बात आपको बता दूं कि इससे पहले 5%, 21 जुलाई को या 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुकी थी कि 5% कोटा ही अब होगा मुल्क के अंदर। लेकिन उसके बाद भी स्टूडेंट्स ने कहा कि अब हम लगे हैं तो बाकी मसाइल का भी इससे हल निकलवा लें। अगर शेख हसीना वाजिद इनको रजाकार ना कहती, शेख हसीना वाजिद इनके ऊपर जुल्म ना करती, तो शायद स्टूडेंट्स 5% के कोटा वाला ला आने के बाद बैठ जाते, ठंडे हो जाते। लेकिन इसने जुल्म किया, स्टूडेंट्स को गद्दार कहा, और उनको जो है वो डिमीन किया। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि अब इसको रिजाइन करना पड़ेगा, अब इसकी पूरी कैबिनेट को अपनी जो है वो ओहदे से हटना पड़ेगा। तो ये ओहदे से हटने को तैयार नहीं थी। तो फिर क्या हुआ? 5 अगस्त को जो है वो स्टूडेंट सारे डंडे सोटे लेके पहुंच गए, और अल्टीमेटली आपने जो हुआ फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा कि शेख हसीना वाजिद जो है वो कहां पर भागी। शेख हसीना वाजिद वहां पर भागी जहां पर उसके अब्बा जान जो है वो भागते हैं, अगरतला में। ये है अगरतला, त्रिपुरा स्टेट के अंदर ये आता है अगरतला। ये बड़ा मशहूर है अगरतला जो है ना, इसके वालिद को भी बड़ा पसंद था।
शेख मुजीबुर रहमान को, और इसको भी बड़ा पसंद है। ये भागी हेलीकॉप्टर, क्या कहते हैं उसका नाम था, हरक्यूलियस C-131 पे ये भागी थी। और अगरतला कॉन्स्पिरेसी आप लोगों को याद होगी, 1968 में हुई थी, जिसमें पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने इसको पकड़ा था शेख मुजीबुर रहमान को, कि इसने जो है वो हिंदुस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश को तोड़ने की या ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहा है। और 1969 में इसको छोड़ दिया गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो गलत हो ही नहीं सकता। और फिर 2011 के अंदर 35 लोगों पे जो है ये केस हुआ था 1968 में। उनमें से 34 मर गए, और 11वां जो 35वां पर्सन था जो जिंदा बचा, उसने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर इस बात को एक्सेप्ट किया कि वाकई ही हम लोग अगरतला कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे, हम इंडिया की राह से मदद ले रहे थे, और मदद लेने की वजह से जो है वो हम पे जो उस वक्त इल्जामात लगे थे वो ठीक लगे थे। तो उन्होंने हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया था इस चीज पे। तो अगरतला कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल ठीक थी। तो ये भी भागी अगरतला यहां से। इनकी मिलिट्री ने कह दिया कि आपके पास 40-45 मिनट्स है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं और उन्होंने आकर आपका कुछ नहीं छोड़ना, आपके चीथड़े उड़ा देने हैं। तो ये फिर जो है वो इसे खताब करने का मौका भी नहीं मिला, और ये जो है वो भाग गई इंडिया के अंदर। और उसके बाद आपने देखा स्टूडेंट किस तरह से जो है वो इसके शेख हसीना वाजिद के घर में दाखिल हुए, इसके प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और वहां पर जाकर उन्होंने, जिसके हाथ में कुर्सी आई, जिसके हाथ में कोई परिंदे आए, जिसके हाथ में कोई भी चीज आई, वो उठा के जो है वो ले गए। इससे मिलता जुलता वाकया पाकिस्तान में भी हुआ था। कहां पर हुआ था, जरा बता सकते हैं आप लोग? इससे मिलता जुलता वाकया कहां पर हुआ था? इससे मिलता जुलता वाकया हुआ था पाकिस्तान के अंदर, जहां पर 9 मई के वाकया हुए, तो वहां पर भी कुछ इस तरह की ही सूरत हाल हुई थी। अब बच्चे बात यहां पर नहीं रुकती। आप मुझे एक बात बताएं, शेख हसीना वाजिद किसकी आंखों का तारा है, पाकिस्तान या हिंदुस्तान की? हिंदुस्तान की आंखों का तारा। वो जिसकी बेटी है वो भी हिंदुस्तान का ही था, और बेटी भी हिंदुस्तान की होगी। और ये शेख हसीना वाजिद का बांग्लादेश के अंदर होना हिंदुस्तान को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता था पाकिस्तान के ऊपर, रीजन में भी। अब इस जो मूवमेंट थी, इसके अंदर शेख हसीना वाजिद के ऊपर और भी इल्जामात लगे। सितंबर 2024 को जो है वो एक मैगजीन है, जर्मनी से, वो बॉन सिटी से जो है वो लॉन्च होता है, पब्लिश होता है, उसका नाम है द मिरर एशिया। द मिरर एशिया, उसने एक सीरियस एलिगेशन लगाया शेख हसीना वाजिद की हुकूमत पे। उसने कहा कि शेख हसीना वाजिद की रिक्वेस्ट के ऊपर उसने हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट की कि मेरी मदद करें इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। तो फिर इंडियन एजेंसी जो राह है, राह के 400 लोग बांग्लादेश में दाखिल हुए और ढाका के अंदर आए। और उस किसकी रिक्वेस्ट पे आए? शेख हसीना वाजिद की रिक्वेस्ट पे। और भेजने वाला था अजीत दोवल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, अजीत दोवल। ये सीरियस एलिगेशन है, द मिरर एशिया के अंदर ये पब्लिश हुआ है कि हिंदुस्तान के 400 राह के एजेंट बांग्लादेश में दाखिल हुए इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। और ये जो है वो गवर्नमेंट के डिसीजन पे जो है वो 16 जुलाई 2024 को जो है वो, जब अर्ली फेज था प्रोटेस्ट का, तब जो है वो ये क्या कहते हैं, या प्रोटेस्ट अर्ली फेज नहीं, सॉरी, ये जब प्रोटेस्ट अपने पीक पे था, तो तब जो है वो ये लोग हिंदुस्तान में बांग्लादेश में दाखिल होते हैं। और इन्होंने वो तमाम मेथड्स यूज किए जो ये कश्मीर में यूज करते हैं। कश्मीर में क्या करते हैं? एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है, लोगों को उठा के जा रहे हैं, जो एहतजाज कर रहा था उसको गोली मार रहे हैं, और फोर्सफुल तरीके से जो है वो एहतजाज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन फिर इसमें कुछ सीआईए का भी नाम आया। सीआईए किसी और काम पे लगी हुई थी। सीआईए हसीना वाजिद को तोड़ना चाहती थी। सीआईए के ऊपर हसीना वाजिद इल्जाम लगाती है कि मुझे हटाने में सीआईए का भी हाथ है, पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका का हाथ है। तो सीआईए भी बांग्लादेश में मौजूद थी उस रिपोर्ट के हिसाब से। और इंडिया जो है फिर तकरीबन 28 जुलाई को वापस आ गया। और इसमें एक और चीज मेरे जहन में आ रही है, क्या उसको बोलते हैं, हाँ, कुछ इमेजेस, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही थी, जिसमें दिखाया जा रहा है कि कुछ फॉरेन नेशनल्स
यूनिफॉर्म्स के अंदर, यानी कि जाहिर सी बात है फौजियों के ज्यादातर वो थे जो हिंदी जुबान बोल रहे थे, हिंदी जुबान बोल रहे थे, नॉन बंगाली थे, हिंदी जुबान बोलने वाले थे। वो लोग ढाका एयरपोर्ट पे, और एक और एयरपोर्ट था हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर जो है वो जहाज में सवार होते नजर आ रहे हैं, उनके हाथ में वेपन्स हैं, जो इस बात को जो है वो क्या कहते हैं, सेकंड करते हैं कि शेख हसीना ने हिंदुस्तान की मदद ली थी, और उसमें जो है वो राव वाकई वाजे तौर पे इन्वॉल्व थी। लेकिन उल्टा वो पाकिस्तान को इल्जाम दे रही है कि जी आईएसआई ने और चाइनीज एजेंसीज ने और सीआईए ने मिलकर मेरी हुकूमत को हटाया। तो यहां पर तो जो जर्मन इदारा रिपोर्ट दे रहा है, कोई और पाकिस्तानी या चाइनीज सपोर्टर नहीं है। जर्मन इदारे ने नाम लिया अमेरिका का, जर्मन इदारे ने नाम लिया डायरेक्टली इंडिया का, कि इंडियन राज जो है वो इसमें इन्वॉल्व थी। ये न्यूज जब बंगालियों को पता चली होगी, क्या उनके दिल में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़े होंगे या कम हुए होंगे? उन्होंने जो डिमांड की कि पाकिस्तान के साथ एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया जाए, वो इसी वजह से कि अगर राह हमारे मुल्क में इंटरफेरेंस कर रही है तो फिर हमें जो है वो इनका हिसाब किताब लगाना चाहिए। भाई यूएस जो है वो यूएस ईरान बांग्लादेश से कुछ जजीरे मांग रहा था। बांग्लादेश वो जजीरा दे नहीं रहा था, वो दे नहीं रहा था, आइलैंड दे नहीं रहा था। तो बांग्लादेश कहता है कि जी अमेरिका ने उसका गुस्सा निकाला, उस आइलैंड को ना देने का गुस्सा हमारे ऊपर निकाला है। लेकिन बहरहाल वापस इसमें आते हैं। अब बच्चे, आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान की एंटी जो बंगाली लोग हुए, वो सिर्फ इसी वजह से हुए कि हिंदुस्तान जो है वो शेख हसीना वाजिद को सपोर्ट करता है? नहीं, हिंदुस्तान बांग्लादेश के ऊपर और तरीके से भी जुल्म करता है। बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान जिस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक वाटर डिस्प्यूट था, और 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उसको रिजॉल्व किया गया, इसी तरह बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान भी कुछ वाटर डिस्प्यूट्स हैं, जिसके ऊपर बांग्लादेशी चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान के साथ कोई एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन वो एग्रीमेंट हो नहीं रहा। अब हिंदुस्तान करता क्या है? हिंदुस्तान करता यह है कि जब सैलाब के दिन होते हैं तो बगैर इतला दिए बांग्लादेश में पानी छोड़ देता है, जिससे बंगालियों को नुकसान होता है। ठीक है, जिससे बंगालियों को क्या होता है? नुकसान होता है, जानी भी माली भी। और जब खुश्क साली के दिन होते हैं तो उनका पानी रोक लेता है। तो वो दोनों तरीकों से बंगालियों को नुकसान पहुंचा रहा है। उसके अलावा बांग्लादेश के लोगों के साथ जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या सोशल मीडिया हो, जो इंडियंस का बांग्लादेश के साथ एक डेरोगेटरी बिहेवियर है, एक डेरोगेटरी ट्रीटमेंट है, वो भी बंगालियों को हिंदुस्तान से दूर ले गया। ठीक है, बंगालियों को हिंदुस्तान से दूर लेके जाने में इस चीज का भी बड़ा किरदार है कि इंडिया ने स्पोर्ट्स के अंदर और बाकी जगहों पे बंगालियों को एक नीच और लो लेवल के लोग जो है दिखाना शुरू कर दिया। तो इस वजह से वो लोग थोड़ा सा इनसे दूर हो गए। उसके अलावा एक और कंट्रोवर्सी भी जो हमें नजर आती है, वो नजर ये आती है कि यूनाइटेड नेशन के लोगों वाली गाड़ियां भी जो है वो यूज हुई प्रोटेस्टर के ऊपर वायलेंस करने में। बांग्लादेश की जो आर्म्ड फोर्सेस थी, वो जो गाड़ियां यूज कर रही थी, या जो उनके आर्म्ड पर्सोनल जो थे, जो असला लेकर फिरने वाले गश्त करने वाले लोग थे, वो यूनाइटेड नेशन के लोगों वाली गाड़ियां लेके जो है वो फिर रहे थे। इस पे यूनाइटेड नेशन के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कंसर्न शो किए कि हमारी गाड़ियां क्यों यूज कर रहे हैं, हमारी गाड़ियां क्यों यूज कर रहे हैं आप लोगों के खिलाफ जो है वो, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ आप यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशन के लिए यूज कर सकते हैं, या उन तमाम कामों के लिए यूज करते हैं जिसके लिए यूनाइटेड नेशन आपको कहती है। तो फिर बांग्लादेश की हुकूमत ने जो है वो इसके ऊपर अपनी सफाइयां दी, और उन्होंने कहा कि ये गाड़ियां हमने यूनाइटेड नेशन से रेंट पे ली हुई हैं, हमने ये गाड़ियां रेंट पे ली हुई हैं, और इन गाड़ियों के ऊपर से बस हमने लोगो नहीं मिटाया था, अदरवाइज ये गाड़ियां हमने रेंट पे ली हुई हैं। बात समझ आ रही है? तो ये सारी चीजें करने के बाद अल्टीमेटली ये यूनाइटेड नेशन वाला जो है कंट्रोवर्सी खत्म होगी। बहरहाल ओवरऑल ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी चीजें डेवलपमेंट्स हुई किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो है वो शेख हसीना वाजिद का जो है वो डाउनफॉल हुआ। ये बात जहां तक अगर आपको समझ आ गई, बाकी चीजें नोट्स के अंदर डिटेल में मौजूद होंगी। आप लोग अभी सिर्फ इसको एक स्टोरी के तौर पे, एक डिस्कशन के तौर पे जो है वो इसको लें, आप सुने और मुझे बताएं कि जिस जिसको समझ आ गई प्लीज रेज योर हैंड्स। यूनाइटेड नेशन की गाड़ियां बेटा, यूनाइटेड नेशंस की जो गाड़ियां होती हैं, जो उन्होंने
अपने मेंबर कंट्रीज को दी होती हैं फॉर पीस कीपिंग मिशन या दूसरे कामों के लिए। जैसे पाकिस्तान के अंदर भी हेल्थ डिपार्टमेंट के काफी लोगों के पास होती हैं गाड़ियां। बच्चे ये नोट्स सिर्फ और सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट जो हैं उनको मिलेंगे, और ये उनकी जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी वैसे वैसे उनको मिलते जाएंगे। इंडिया क्यों नहीं है मेंबर यूनाइटेड नेशंस का? अच्छा बच्चे, ये तो हो गई एक वजह। ये वजह समझ आ गई कि डाउनफॉल क्यों हुआ। लेकिन कोटा के अलावा भी बांग्लादेश की अवाम के अंदर गुस्सा था शेख हसीना वाजिद को लेके। वो वजह थी रिगिंग इन इलेक्शंस। बांग्लादेश में जिस तरह हमारे मुल्क में February 8 को इलेक्शंस हुए, बांग्लादेश में भी इसी साल 7 जनवरी 2024 को जो है वो इलेक्शंस हुए। ये उनकी 12th जातीय संसद के लिए थे, यानी कि उनकी पार्लियामेंट का नाम जो है वो जातीय संसद है। ये उनकी 12वीं जातीय संसद थी, उसके लिए जो है वो ये इनके इलेक्शंस हुए। और इन इलेक्शंस के अंदर जो है वो, अच्छा एक एक चीज माइंड में रखिएगा कि जो पाकिस्तान के अंदर एक रिवाज है हमारे मुल्क में कि आप इलेक्शन से पहले एक हुकूमत रिजाइन करती है, हुकूमत का ओहदा खत्म होता है, उसके बाद एक अबूरी हुकूमत आती है और वो अबूरी हुकूमत इलेक्शंस करवाती है। ऐसे ही है ना पाकिस्तान में, जैसे पाकिस्तान के अंदर अनवारुल हक काकड़ की जो है वो हुकूमत थी, और उसने जो है वो फिर इलेक्शंस करवाए, शफाफ इंतखाबात 8 तारीख को, जिसके नतीजे में जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जो है वो एक शफाफ तरीन हुकूमत जो है वो हमारे सामने आई। इसी तरह बांग्लादेश में ये रवाज नहीं है। बांग्लादेश में केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। बांग्लादेश के अंदर जो है वो रवाज ये है कि किसी भी हुकूमत की मुद्दत खत्म होने से 90 डेज के अंदर अंदर आपने जो है वो इंतखाबात करवाने। विद इन 90 डेज आपने इंतखाबात कराने, यानी कि जो हुकूमत अभी बैठी है वही हुकूमत इलेक्शंस करवाएगी, और उसके नतीजे में जो नई हुकूमत आएगी फिर वो टेक ओवर करेगी। जैसे इंडिया में होता है, इंडिया में भी ऐसे होता है कि मोदी ने खुद ही इलेक्शंस करवाए थे, और उस इलेक्शंस के नतीजे में जो है वो फिर नई हुकूमत आती है। तो वहां पर केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बांग्लादेश की हुकूमत ने फिर 90 डेज के अंदर इलेक्शंस करवाए, और ये पांचवी टर्म थी। पांचवी टर्म थी क्या कहते हैं, शेख हसीना वाजिद की, जिसमें वो जीती। अब मजे की बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है वहां का, वो एक और मुल्क का इलेक्शन कमीशन है, बिल्कुल उसी तरह बांग्लादेश का इलेक्शन कमीशन भी हुकूमत के साथ मिला हुआ था। उसने जो है वो क्या कहते हैं, सही फिगर नहीं बताए, और क्या कहते हैं इलेक्शंस के अंदर धांधली करवाने में उसका भी बेटा क्या, उसने भी धांधली करवाने में जो है वो बड़ा किरदार अदा किया। ठीक है। और शुरू शुरू में उसने कहा कि जी वोटर वोटर का टर्न आउट जो है वो 28% है। 28% जो है वो वोटर का टर्न आउट था। लेकिन जब उसने देखा कि शेख हसीना वादी तो इलेक्शन जीत गई है, और वोटर टर्नआउट के हिसाब से उसको 224 सीट्स नहीं मिलनी चाहिए, तो फिर फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं जी, 40% टर्नआउट था। हाँ, वो पहले हमसे गलती हो गई, असल टर्नआउट 40% था। लेकिन एक्चुअली जो रजिस्टर्ड वोट थे, जो रजिस्टर्ड वोटर थे जिन्होंने वोटिंग की, वो सिर्फ 10% लोग थे। सिर्फ 10% रजिस्टर्ड वोटर ने वोट डाला। इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से 28% और 40% जो है वो उसकी हाँकता रहा। अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने, यूके की जो कॉमनवेल्थ के जो फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने बकायदा से ये रिपोर्ट दी कि ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं थे। फ्री एंड फेयर नहीं थे। अब उसके बाद क्या हुआ, ना सिर्फ ये इल्जामात लगे, बल्कि शेख हसीना वाजिद ने पूरी 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 कोशिश की कि जो बाकी सियासी पार्टियां हैं उनको दबाया जाए। उनके लोगों को उठाया जा रहा था, उनके कैंडिडेट्स को उठाया जा रहा था, किसी के ऊपर झूठे केस बनाकर उसको जेल में डाला जा रहा था, किसी के कागजात नामजदगी कैंसिल करवाए जा रहे थे, किसी को जो है वो वैसे नाअहल करवाया जा रहा था। मतलब हर वो तरीकाकार अपनाया जा रहा था जिससे जो है वो अपने मुखालफिन को साइड पे लगाया जाए। और अल्टीमेटली क्या हुआ,
अल्टीमेटली वो हुकूमत जीत गई। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो हुकूमत 7 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के अंदर बनी, क्या वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव थी लोगों की? क्या ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थी लोगों की? नहीं थी। लोगों ने फिर भी इसको माना, लेकिन लोगों ने जब देखा लोगों ने जब देखा कि यहां पर ये अभी हमें कोटा नहीं दे रहे, तो हमने कोटा ले लिया, लगे हाथ इनसे अपना ये वाला हक भी ले लिया जो उन्होंने हमारा वोट चोरी किया। तो लोगों ने फिर इनके वोट का भी बदला ले लिया। इसका मतलब यह है कि जब आप लोगों की पॉलिटिकल जो एक ओपिनियन होती है उसको आप सप्रेस करते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर आप ज्यादा देर तक लोगों को चुप नहीं रख सकते। आप फोर्स से, आप ताकत का इस्तेमाल करके, आप क्या कहते हैं, इदारों को अपने साथ मिला के कुछ अरसा तो सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अरसे तक आप सरवाइव नहीं कर सकते। ये लेसन है किसी एक मुल्क के लिए, जिसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा मुल्क है। उस मुल्क के लिए, साउथ एशिया का वो कंट्री है, उनके लिए एक क्लियर मैसेज है। इंडिया, हाँ इंडिया की बात हो रही, बिल्कुल इंडिया की बात हो रही है, कि उनके लिए क्लियर मैसेज है कि वो इससे सबक सीखें। अब अगर पेपर में सवाल आ जाए कि जो है वो बांग्लादेश के अंदर जो इवेंट्स हुए हैं उसमें पाकिस्तान के लिए क्या सबक है, तो आप बता सकते हैं कि जी पाकिस्तान के लिए सबक ये है कि हमारे मुल्क में शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। हमारे मुल्क में जो है वो प्रोटेस्टर्स को आप गद्दार नहीं डिक्लेयर कर सकते। किसी, या आप ये क्या क्या यूनिक सिलेक्टिव नहीं हो सकते कि ये मुहिब वतन है और ये गद्दार है। अगर आप किसी को ऐसे करेंगे तो फिर आपके लिए जो है वो मसले मसाइल बन जाएंगे। बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ आज भी पाकिस्तान से बेहतर है, ठीक है? पाकिस्तान से बेहतर है। पाकिस्तान के जीडीपी का 70% कर्जे में जाता है, बांग्लादेश का जीडीपी का 40% जो है वो कर्जे में जाता है। ये बात आप समझें। पाकिस्तान की और बांग्लादेश की अगर इकोनॉमी की बात करें, तो हमारा जाता है 70%, उनका जाता है 40% कर्जे की मद में। हमारे और उनकी जो क्या कहते हैं इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है वो 5 से 6% है, पाकिस्तान से काफी ज्यादा। उनकी करेंसी पाकिस्तान से डबल मजबूत है, ठीक है? वहां पर इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान से आधा है। वहां पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से डबल है, ऑलमोस्ट 1.5 गुना डबल है, 1.5 गुना या डबल है। वहां पर पाकिस्तान में अगर $1500 है, तो वहां पर $2400 जो है वो आपकी जो है वो पर कैपिटा इनकम जाती है। यानी कि एवरेज बांग्लादेशी अच्छा पैसा कमाता है। और इवन कि बांग्लादेश 2031 तक अपर मिडिल इनकम कंट्री का स्टेटस हासिल कर सकता है। मिडिल इनकम कंट्री का ये उसका पोटेंशियल है। लेकिन फिर भी वहां के लोग खुश नहीं थे, क्योंकि वहां की यूथ के पास जॉब नहीं थी। वहां की मुल्क में करप्शन बहुत था, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा था, मईशत गिरती जा रही थी, लोगों के सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं बैठे थे। क्या ऐसी सिचुएशन किसी एक मुल्क में नजर आती है आपको? क्या वहां पर भी ये मामलात हो सकते हैं इस तरह के? मैं आपको बताता हूँ। जब बांग्लादेश के अंदर एक पीसफुल ट्रांजिशन, सॉरी एक वायलेंट ट्रांजिशन, एक रेवोल्यूशनरी ट्रांजिशन हो रही थी पावर की, फ्रॉम शेख हसीना टू द रियल ओनर ऑफ द पावर, तो उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के फॉरेन ऑफिसेस बड़े एक्टिव थे। हिंदुस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो है वो कंसर्न शो किया कि बाहरी ताकतें जो है वो बांग्लादेश के अंदर जो है वो हुकूमत को चेंज कर रही, बाहरी ताकतें, और हम बांग्लादेश के अंदर अमन के ख्वाह हैं। पाकिस्तान ने भी मौके की मुनासबत से जो है वो छक्का मारा। पाकिस्तान ने कहा कि जी हम बांग्लादेश के लोगों की जो एक डिटर्मिनेशन है उसको सराहते हैं, और इनकी जो जो भी इनकी ख्वाहिशात है, जो भी इनकी एस्पायरेशन है, उसमें इनके साथ खड़े हैं। मतलब शेख हसीना तो पाकिस्तान की वैसे नहीं थी, तो पाकिस्तान ने तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स की फेवर में बात करनी थी। लेकिन मजे का जो बयान दिया वो दिया हमारे पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। क्या नाम है उनका बेटा? व्हाट इज द नेम ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अंदर जो ये जो पावर ट्रांसफर हुआ है, ये बेसिकली इकोनॉमी की वजह से नहीं हुआ। आप समझे ना कि पूरी इकोनॉमी की वजह से नहीं, इकोनॉमी की वजह से नहीं हुआ। ये हुआ है हेटरेट और डिवीजन की पॉलिटिक्स की वजह से। क्योंकि वहां पर नफरत की सियासत करते थे कुछ लोग, वहां पर जो है वो डिवाइड करने की सियासत करते थे। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक सियासी जमात जो है वो लोगों को डिवाइड कर रही है।
मुहिब्बे वतन जमात से और दूसरी जमात से। तो उन्होंने कहा ये चीज वजह बनी है, इकोनॉमी वजह नहीं बनी। क्या आप कहें ना कि पुअर इकोनॉमी थी, करप्शन थी, या जो है वो मुल्क के अंदर महंगाई थी, इस वजह से लोगों ने हुकूमत गिराई है? नहीं, हुकूमत गिराई है इस वजह से क्योंकि मुल्क के अंदर डिवीजन करवा, कुछ कुछ लोग डिवीजन करा रहे थे। ये पाकिस्तान का बयान था। बहरहाल पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। बेटा इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे रोकेंगे, और इसका सेकंड पार्ट जो है वो कल होगा, और कल के अंदर हम देखेंगे कि बांग्लादेश के अंदर ये जो चेंज आई है, इसके आने के बाद पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, हिंदुस्तान को क्या नुकसानात हुए हैं। हिंदुस्तान के नुकसानात कुछ मैं आपको अभी बता देता हूं कि हिंदुस्तान को अपना एक अलाई जाता हुआ नजर आ रहा है। शेख हसीना वाजिद का बांग्लादेश में बैठना हिंदुस्तान के फेवर में था, और अभी ये जो यूनस साहब बैठे हैं ये एंटी इंडिया पॉइंट, या इंडिया के प्रो नहीं है, एंटी इंडिया अगर नहीं है तो इंडिया के हक में भी नहीं है। तो इनका वहां पर बैठना हिंदुस्तान को काबिल कबूल नहीं है। हिंदुस्तान वैसे ही मालदीव्स को खो चुका है। नेपाल में केपी ओली शर्मा की जब हुकूमत थी, वो भी बांग्ला इंडिया से ज्यादा खुश नहीं है, तो नेपाल भी गया, मालदीव्स भी गया, अब बांग्लादेश भी गया, अफगानिस्तान पहले इनके हाथ से जा चुका है। तो हिंदुस्तान बड़ी तेजी के साथ रीजन में अपने इत्तेहादी खोता जा रहा है। अब हिंदुस्तान को मजीद क्या नुकसानात होंगे, और पाकिस्तान इस सिचुएशन से कैसे जो है वो फायदा उठा सकता है, ये हम कल देखेंगे। आज के लेक्चर में बेटा आप लोगों को अगर कोई चीज समझ आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं। ठीक है, कमेंट सेक्शन पे बताएं। और कोई जाहिर सी बात है लेक्चर में बाजू का बंदा कोई बात भूल भी जाता है, तो उसको फिर आप करेक्ट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, और फिर इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। कल इसके पार्ट 2 पे बात करेंगे। इसके नोट्स बच्चे रेगुलर स्टूडेंट्स को परसों मिलेंगे, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसके साथ आपको इसके नोट्स मिलेंगे। अब आप जरा आराम करें, रिकॉर्डिंग को मैं रोक